Welcome to Nursing Next Level. Today we will discuss about pneumonia, a respiratory tract disease. We'll be discussing its definition, classification, types, its etiology, जिन्हें हम cause of the disease बोलते हैं, and clinical manifestations, जिन्हें हम signs and symptoms of the disease भी बोलते हैं. So let's start by the definition of pneumonia. Here I have mentioned the main points about the definition of pneumonia. तो निमोनिया क्या होता है? ये एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है. ये कॉज करता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन लंग पैरेन्काइमा में. मीन्स वो पोर्शन हमारे लंग्स का जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज. एज यू कैन सी, इसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. इसके अलावा ये क्या करता है? माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म्स इसका एजेंट है. मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से कॉज होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई है, वायरसेस है, उनकी वजह से ये होता है. इसमें जो मेनली जो निमोनिया है ये किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? वो है कंसोलिडेशन. अब कंसोलिडेशन क्या है वो समझते हैं. जैसे ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे ये जो नॉर्मली एल्वियोलाई है इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. हम ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे एक पहले एनाटमी का. ये ट्राई किया है जिससे एयर पास होके आता है फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. उसके बाद ये आ जाते हैं यहाँ पे ब्रोंकस, देन आफ्टर ब्रोंकियल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन alveolar duct. This is the bronchiole and this is alveolar duct here. और फिर उसके बाद आता है alveolus. एल्वियोलस एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं. इसके अंदर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है. इनका काम क्या होता है? ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. जिस टाइम हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट होते हैं एक बलून की तरह. अब निमोनिया में क्या होता है हम देखते हैं. यहाँ पे समझेंगे कंसोलिडेशन होता क्या है. निमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है जिसे कैरेक्टराइज किया जाता है. अब ये जो ईयर सेक है यहाँ पे, ये जो एल्वियोलस है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ड्यू टू द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरस वगैरह. इससे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कॉज होने के बाद यहाँ पे हिस्टामाइंस रिलीज होंगे. साइटोकाइंस की वजह से क्या होगा? यहाँ पे फ्लूइड जो है वो जमा हो जाएगा इस स्पेस में, एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलर डक्ट के अंदर, एंड लेटर ऑन ब्रोंक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है. इनके अंदर जो है फ्लूइड जमा हो जाता है. इट्स फिल्ड बाय द फ्लूइड. जैसे एक्सुडेट जमा हो जाता है, पस प्रेजेंट होता है, डेड सेल्स होती हैं इसमें. ये सारा जो पैथोजेनिक मैटर है ये इसके अंदर फिल हो जाता है. और फिर क्या कॉज करता है? इससे हार्डनिंग हो जाती है इस एल्वियोलस की. अब ये केपेबल नहीं रहता है कि ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो, तो ये हार्ड हो जाता है. जो लंग्स है वो यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, तो अब ये हार्डन हो जाता है. इसके अंदर जो है गैसेस पासेज भी नहीं होगा, एक्सचेंज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस जमा है, यहाँ पे जो बाकी पैथोजेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा. उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी है. अब एयर का रास्ता ही नहीं है, तो एयर कहाँ से आएगा? एयर नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगी. ऑक्सीजन नहीं आएगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज़ को भी जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? लेटर ऑन हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सेमिया होगा, और साइनोसिस हो जाता है बाद में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब ये था कंसोलिडेशन. इसके अंदर एल्वियोलस जो है, इसके अंदर में एक्सुडेट फिल होना, इसके अंदर पैथोजेनिक मैटर का जमा हो जाना, इसकी हार्डनिंग होना, इसकी इन्फ्लेमेशन होना, और फिर ये कैपेबल नहीं रहता है इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए, तो इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, जो मेन है जिससे हम कैरेक्टराइज करते हैं निमोनिया. सारा कॉन्सेप्ट यही पे है. मैंने यहाँ पे आपको पैथोफिजियोलॉजी भी समझा दी है. अब आपको आगे जो है पैथोफिजियोलॉजी में आसानी रहेगी समझने में. अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं
हमारी डेफिनेशन में और हमने पढ़ा यहाँ पे है इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लूइड। अब ये क्या है, मैंने आपको अभी अभी समझाया। ये जो एल्वियोलर सैक है, ये जो एल्वियोलस होते हैं, एल्वियोलर डक्ट हैं या ब्रोंक्स है, इनके अंदर जो है फ्लूइड जमा हो जाता है। अब ये एल्वियोलस अगर है, इसके सराउंडिंग जो टिश्यूज़ है, अब इसके अंदर जब फ्लूइड जमा हो जाएगा ड्यू टू द कैपिलरी परमेबिलिटी, इसके सराउंडिंग टिश्यूज़ में भी जो है वो फ्लूइड फिल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा। तो वही होता है इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लूइड। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है, एक हेल्दी लंग्स किस तरह से दिखते हैं और ये जो लंग्स जिनको अफेक्ट हुआ होता है निमोनिया से, वो कैसे दिखते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। एज यू कैन सी, जैसे मैंने पहले ही यहाँ पे बताया है, एल्वियोलस जो है इसके अंदर ऐसे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर निमोनिक जो होता है या निमोनिया अफेक्टेड जो लंग्स होते हैं, एल्वियोलस होते हैं, उनके अंदर जो है इस तरह से कंसोलिडेशन हो जाती है, फ्लूइड जमा हो जाता है, और फिर जब एक्सरे आता है तो उसके अंदर ये पैच जो है शो होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको शेड करके रखा है। अभी हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में ये मेनली दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये दोनों ही अगर आप देखेंगे तो ये एनवायरमेंटल बेस्ड है, मीन्स कि एक पर्सन किस एनवायरनमेंट में होगा उसके हिसाब से दिया गया है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को अगर पहले ही होगा क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिजीज़ या फिर कोई प्रॉब्लम होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, तो उसकी वजह से होता है। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या है, कि उन्हीं पर्सन्स को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होगी, और अगर उनको पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीज़ है वो प्रेजेंट होगी उनमें, या फिर उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कोई एनाटॉमिकल क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। बिल्कुल। अब इसके बाद आते हैं हम टाइप्स पे। टाइप्स की बात करें तो इसके 4 टाइप्स हैं, सेगमेंटल निमोनिया, बायलेटरल निमोनिया, लोबर निमोनिया एंड ब्रोंकोनिमोनिया। अब हम समझते हैं कि ये चीज़ें जो है सेगमेंटल निमोनिया या बाकी टाइप्स ये होते क्या हैं। सेगमेंटल निमोनिया जो है, जब ये सिंपली हमें नाम से पता चलता है, जब एक लंग्स के लोब का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ये इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्वियोलस है, ये अफेक्टेड है बाय निमोनिया। अब इसकी बाउंड्री है एक, इससे बाहर ये नहीं जाएगा। जब ये इसके बाहर नहीं गया हुआ होता है, इसी सेगमेंट में ही रहता है, तो इसी एरिया में ही रहता है, तो ये सेगमेंटल कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है मॉर्फो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग लोब। और इसके अलावा क्या है, ये कॉमनली पाया जाता है बच्चों में, और ये लिमिटेड रहता है। जैसे मैंने कहा, अगर इसकी ये बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाएगा, तो ये लिमिटेड रहता है, लिमिटेड लोकल डिजीज़ है ये। और ये लंग्स के जो बॉर्डर है इन्हीं तक लिमिटेड रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे बायलेटरल निमोनिया। बायलेटरल नाम से ही पता लगता है, बाय मीन्स 2। तो जब दोनों ही लंग्स के लोब्स जो है इससे अफेक्ट होंगे, जब 2 लोब्स ही अफेक्ट होंगे, तो उस टाइम पे इसको बायलेटरल निमोनिया बोलेंगे। इसको दूसरा नाम डबल निमोनिया भी बोलते हैं। फिर आता है लोबर निमोनिया। जब एक कंप्लीट लोब जो है वो अफेक्टेड होगी बाय निमोनिया, दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज लोबर निमोनिया। फिर आता है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द डेफिनेशन, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन, उस टाइम पे क्या कहा था मैंने कि हमारे ब्रोंक्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोंक्स हो जाएगा, इट विल, जब ये इनको भी इन्वॉल्व कर चुका होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकोनिमोनिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एटियोलॉजी की तरफ। एटियोलॉजी सिंपली मीन द कॉज ऑफ द डिजीज़। क्या है, मैंने पहले ही बोला है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्मस जो कॉजेटिव एजेंट है मेनली इसका निमोनिया का, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्मस या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्मस। उनमें आते हैं बैक्टीरियाज, वायरसेस आता है, फंगई आता है, और फिर
बैक्टीरियाज में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उनमें आता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड क्लैप्सुला निमोनिया। वायरसेस की अगर हम बात करेंगे, कॉजेटिव एजेंट आपने कॉमनली सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोकोकस जिसको हम बोलते हैं ये जो है मेन कॉजेटिव एजेंट होता है, मेन कॉजेटिव वायरस होता है किसका, निमोनिया का। और यही जो है ये कॉज करता है निमोकोकल मेनिंजाइटिस बच्चों में, यानी ये वहाँ पे मेनिंजाइटिस को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। आपने सुना होगा इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, सिमिलरली जैसे निमोनिया में होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा में होते हैं, जैसे फ्लू में होते हैं, वही सिम्टम्स आते हैं किसमें, निमोनिया भी सेम सिम्टम्स होते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है तो इनमें जो है सेम ही सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, RSV वायरस जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है कोविड, जो है कोविड-19 की वजह से भी, क्योंकि जो वायरस कॉज करता है यहाँ पे सार्स दिया हुआ है, यही आगे जाके जो है कोविड की वजह से निमोनिया, आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे जिनको कोविड होता था उनको बाद में निमोनिया भी जो है अफेक्ट करता था, वो इससे भी सफ़र करते थे। तो जिनको कोविड-19 होता है उनको भी जो है चांसेस रहते हैं कि उनको निमोनिया हो सकता है। फंगई की अगर बात करेंगे तो जैसे कैंडिडा है, कॉज करता है ये कैंडिडाइसिस, एंड इसके साथ साथ आता है कैंडिडा और क्या, एस्परगिलस। अब हम दूसरा फंगस जो यहाँ पे है नीमोसिस्टिस जेरोवेसी। नीमोसिस्टिस जेरोवेसी क्या है, इसके बारे में पहले जो है ये कंफर्म नहीं था क्योंकि कुछ जो है मानते थे कि ये एक प्रोटोजुआ है, बट लेटर ऑन जो हमने जो क्रोमोसोमल स्टडी हुई उससे पता लगा कि ये जो है एक फंगई ही है। और इसका क्या है, ये HIV में जो है कॉज करता है निमोनिया। इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है रहता है फिर क्वाट्रमेक्साजोल। हाउएवर ये जो है नॉन कल्चर्ड है SDA पे। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया नीमोसिस्टिस जेरोवेसी के बारे में भी। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एड्स होता है जो उसके माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजुआ है तो उसकी वजह से भी लेटर ऑन क्या किसी पर्सन को निमोनिया हो सकता है। अदर काजेज़ की बात करेंगे तो अदर कॉजेज़ में आता है एस्पिरेशन, जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट किसी पर्सन को एस्पिरेशन हो जाती है, उसकी फंस जाता है एयरवे में, तो उस वजह से भी निमोनिया होता है बाद में। या पैरासाइट्स जो है वो जो ट्रैवल करते हैं टू देयर लंग्स, तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जैसा मैंने बोला दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम देखेंगे अगर 4 तरह की साइन सिम्टम्स होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स और बच्चों में जो इन्फेंट्स में क्या सिम्टम्स आते हैं या वार्निंग साइंस क्या होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उसमें आता है मीन्स कि वो सारे सिम्टम्स जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही हमें शो होते हैं। क्या चेंज आती है, कफिंग करता है एक इंसान, ऑब्वियसली जब उसके जो है ये एल्वियोलस में ब्लॉकेज होगा, म्यूकस वहाँ पे जमा होगा, फ्लूइड होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी भी आई जाएगी। इसके अलावा जब ब्लॉकेज होगा तो एयर पैसेज नहीं होगा, हमारी जो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज ना होने की वजह से जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी हमारी बॉडी को, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी ड्यू टू द ब्लॉकेज। अब प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरस आपने यूजुअली सुना होगा, तो क्योंकि ये जो ब्लॉकेज रहता है इसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आती है और पेन भी रहता है चेस्ट में। हेमोप्टिसिस क्या होता है, हेमोप्टिसिस होता है जब एक पर्सन जो है वो कफिंग करता है फिर स्प्यूटम पास करता है तो स्प्यूटम एक्सपल्शन होता है, उसके साथ साथ ब्लड आता है। जब स्प्यूटम के साथ ब्लड आ जाए तो उस कंडीशन को हेमोप्टिसिस बोलते हैं। सिस्टमेटिक सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्या क्या चेंज आती हैं, हमने पहले बोला ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन जहाँ होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड बॉडी टेम्परेचर जो है ये राइज होता ही है। फीवर होगा, चिल्स होंगे, स्वेटिंग होगी पर्सन को, फटीग होगा, थकान महसूस, टायर्डनेस फील होगी उसको, नौशा वोमिटिंग रहेगा, हेडेक रहेगा, मसल एक्स रहेंगे। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर भी उसका लो रहेगा,
और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज रहेगी। ये थे सिस्टमेटिक सिम्टम्स कॉज्ड बाय निमोनिया। अब हम बात करेंगे ओल्डर एडल्ट्स में और इन्फेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स जो होते हैं। तो वो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इस पर्सन में। यूजुअली जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके अंदर माइल्डर सिम्टम्स ही आते हैं पहले तो, बट इनमें क्या होता है कन्फ्यूजन कॉज होगा, टेम्परेचर बॉडी का लो रहेगा। इन्फेंट्स को क्या होगा, इन्फेंट्स में इनमें जो टिपिकल सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस आएगा और बाकी चीज़ें। अब हम वार्निंग साइंस की बात करेंगे तो वार्निंग साइंस में आता है साइनोसिस। साइनोसिस ऐसी जो है कंडीशन होती है जब एक पर्सन के लिप्स हैं या फिर फिंगर टिप्स है वो ब्लूइश हो जाते हैं। वो ब्लूइश क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो मैंने पहले ही बोला, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है बॉडी को एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लूइश जो है कलर आ जाएगा, टिंट जैसा आ जाएगा लिप्स पे और फिंगर टिप्स पे। रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगी और कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे हम वार्निंग साइंस में बात करेंगे कन्फ्यूजन की। कन्फ्यूजन के साथ साथ डिसओरिएंटेशन भी हो सकता है एक पर्सन को। तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड इसका ट्रीटमेंट भी। यहाँ पे हमने जो है निमोनिया का सारा कंप्लीट कर लिया है।